नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। कक्षा 10 की हिंदी की क्षितिज पाठ्य पुस्तक के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न सभी पाठों के और अच्छे हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो 1478 में सूरदास का जन्म हुआ था। कौन सा ग्रंथ सूरदास का नहीं है? तो ये सारे जो है ग्रंथ सूरदास जी के हैं। सूरगामा सूरदास जी का ग्रंथ नहीं है। निम्न में से शुद्ध शब्द को अपने को छांट कर लिखना है। इसमें शुद्ध होगा वात्सल्य। वात्सल्य को ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारे हरी हरील की लकड़ी वाक्य में हरील शब्द जो है किसके लिए आया है? तो ये शब्द जो है ये पक्षी के लिए आया है। प्रीति नदी में पावना बोरियो वाक्य में प्रयुक्त प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है रूपक अलंकार। पुरैन शब्द का क्या तात्पर्य है? तो पुरैन का मतलब होता है कमल का फूल। नेक्स्ट है, उद्धव किस ब्रह्म के उपासक थे? तो उद्धव जी जो थे ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। कृष्ण ने किसके माध्यम से गोपियों के पास संदेश भेजा था? तो उद्धव के माध्यम से भेजा था, सबको पता है। गोपियों ने किसके बहाने उद्धव पर व्यंग्य किया है? तो किसके बहाने? भ्रमर के बहाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के गुरुजी कौन थे? तो सूरदास जी के जो गुरुजी थे वो थे वल्लभाचार्य जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप में कितने भक्त कवि थे? तो इसमें थे अपने 8। गोपियों का मन जागते सोते किसकी रट लगाए रहता था? तो ये तो है कृष्ण की। व्याधि शब्द का क्या तात्पर्य है? शारीरिक कष्ट। नेक्स्ट है, सूरदास की भक्ति किस प्रकार की मानी गई है? तो ये भक्ति मानी गई है सख्य भक्ति यानी कि सखा भाव से। ठीक है। नेक्स्ट है, सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी जो पागी वाक्य में अबला जो शब्द आया हो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये शब्द आया है गोपियों के लिए। नेक्स्ट है, साहित्य लहरी किस कवि की रचना है? तो सूरदास जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास ने पद किस भाषा में लिखे हैं? तो इनके जो पद हैं ये लिखे गए हैं ब्रज भाषा में। गोपियों ने उद्धव के योग साधना की तुलना किसके साथ की है? तो इन्होंने की है कड़वी ककड़ी के समान। गोपियाँ किससे एकनिष्ठ प्रेम करती थी? कृष्ण से। अवधि का जो है पर्यायवाची कौन सा है? तो इसका नियत समय। अवधि का मतलब टाइम पीरियड। सूरदास की अक्षय कीर्ति का आधार माना जाता है, तो इसका उत्तर होगा सूरसागर। गोपियों को छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? तो गोपियों को छोड़कर जो है कृष्ण वो चले गए थे मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़भागी शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है भाग्यवान। प्रीति नदी में पावना बोरियो पंक्ति किसके लिए आई है? तो ये जो पंक्ति है ये आई है गोपियों के लिए। ठीक है, सॉरी उद्धव के लिए आई थी ये तो पंक्ति जो ठीक है ना, जो उद्धव के लिए आई थी क्योंकि गोपियों ने कहा था ये चीज़। गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? तो उन्होंने की है हारिल पक्षी से। गोपियों ने कैसे लोगों को योग संदेश देने की बात कही थी? तो उन्होंने कही थी जिनके मन चलायमान हो यानी कि चक्री हो। भ्रमर गीत प्रसंग सूरदास के किस महाकाव्य से जो है लिया गया है? तो ये लिया गया है सूरसागर से। कान्हा कान्हा जकरी में अलंकार कौन सा है? तो इसमें अलंकार है अनुप्रास अलंकार। जब का यानी कि एक ही वर्ड बार बार रिपीट होता है वर्ण उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। गोपियों ने कृष्ण को सच्चे प्रेमी के स्थान पर क्या उपमा जो है वो दी है? तो उन्होंने कहा कुटिल राजनीतिज्ञ। सूरदास ने पदों में किस रस का प्रयोग किया है? तो इन्होंने है वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। नेक्स्ट पार्ट है सूरदास जी वाला, सॉरी तुलसीदास जी वाला। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था यूपी में, राजापुरा बांदा है ना। तुलसीदास का जन्म यूपी के किस गांव में हुआ था? राजापुर गांव में हुआ था। रामचरितमानस किस कवि की रचना है? तो ये जो है तुलसीदास जी की रचना है। रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है? चौपाई। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? तो इसकी भाषा है अवधी। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? बालकांड से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाभट्ट शब्द से क्या तात्पर्य? तो महान योद्धा। चौपाई छंद में कुल कितनी मात्राएं होती है? तो मात्रा होती है 16। कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? इसका उत्तर होगा भ्रमर गीत है ना, बाकी तीनों है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग करने के बाद कौन क्रोधित हो जाता है? तो परशुराम जी। अब अर्भक शब्द का क्या अर्थ है? तो अर्भक का मतलब होता है बच्चा। ठीक है। नेक्स्ट, सीता स्वयंवर में लक्ष्मण के वचनों को सुनकर कौन गुस्सा हो गया था? तो परशुराम जी। यहाँ कुम्भड़बतिया कौन आई? दे ते तर्जनी दे की मर जाए पंक्ति में कुम्भड़बतिया शब्द से क्या तात्पर्य? निर्बल व्यक्ति। राम लक्ष्मण के गुरु का नाम क्या था? विश्वामित्र। धनुहि सम त्रिपुरारी विदित सकल संसार पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। किस क्षेत्र में अवधी भाषा नहीं बोली जाती है? जयपुर में नहीं बोलते। ठीक है। बालकों के गुण दोषों की ओर ध्यान नहीं देने की बात किसने कही थी? तो विश्वामित्र ने समझाने का प्रयास कर रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास किस काव्यधारा के जो है कवि हैं? तो ये हैं सगुण भक्तिधारा के। भृगुसूत शब्द से क्या तात्पर्य है? परशुराम जी के लिए प्रयोग आया है। रघुकुल भानु शब्द किसके लिए? राम जी के लिए आया था। नाथ शंभु मुनि भंज निहारा में नाथ शब्द का प्रयोग हुआ है तो किसके लिए हुआ? तो परशुराम जी के लिए हुआ, क्योंकि राम जी ने कहा था कि ना हे नाथ कौन हो सकता है आपका दास। तो नाथ किसके लिए आया? तो परशुराम जी के लिए नाथ शब्द आया है। परशुराम ने लक्ष्मण को काल के वश में क्यों बताया था? तो इसलिए बताया था क्योंकि वह शिव के धनुष को छोटे मोटे धनुष के समान बता रहे थे। शिव धनुष किसके हाथों से टूटा था? तो किसके हाथों से? राम जी के हाथों से। परशुराम विश्व में क्यों प्रसिद्ध थे? क्योंकि बाल ब्रह्मचारी के रूप में, मान मुनि के रूप में, क्रोधी के रूप में, उपयुक्त सभी के रूप में। तो उपयुक्त सभी के रूप में। परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने वाले को किसके समान शत्रु बताया? सहस्त्र बाबू के समान। परशुराम के वचन सुनकर कौन मुस्कुरा रहे थे? तो ये जो है कौन मुस्कुरा रहे थे? लक्ष्मण जी, उनको गुस्सा दिलाने के लिए। सोनी रसाई का है भृगुकुल केतु पंक्ति में भृगुकुल केतु किसके किसके किसे कहा गया है? तो भृगुकुल केतु किसे कहा गया है? परशुराम जी के लिए शब्द आया था। रेन रेप बालक काल बस बोलत नाइन समान पंक्ति में काल बस शब्द का आशय क्या है? इसका आशय है मृत्यु के वशीभूत। का क्षति लाभ जून तनु तोरे पंक्ति में क्षति, क्षति का मतलब नुकसान, क्षति, तो यहाँ पे आ जाएगा हानि। केवल मुनि जड़ जान ही मोही पंक्ति में रेखांकित पद का जो है वो क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है मूर्ख। ठीक है, जड़ का मतलब क्या होता है? मूर्ख। परशुराम ने अनेक बार भूमि को क्षत्रियों से विहीन कर किसे प्रदान कर दी थी? ब्राह्मणों को देती थी उन्होंने। ठीक है। व्यर्थ धनुबान कुठारा उक्त कथन किसका? लक्ष्मण जी ने कहा था। ठीक है। लक्ष्मण जी क्या देखकर? क्रोध रोककर परशुराम के कटु वचन सहन कर रहे थे। तो क्या देखकर? उपयुक्त सभी देखकर, सॉरी जनेऊ देखकर, ओनली क्या देखकर? जनेऊ देखकर, क्योंकि जनेऊ का मतलब वो ब्राह्मण थे इसलिए। हमारे कुल पर इन पर न सुराई पंक्ति अनुसार रघुवंश पर किसकी दया नहीं हुई है? तो उपयुक्त सभी आएगा इसमें। ठीक है। इन पर हाथ नहीं उठाते मतलब कुल मिला के। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा पंक्ति में कुलिस, कुलिस शब्द का जो है क्या मतलब है? पाप।
नेक्स्ट पार्ट है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित आत्मकथ्य। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1583 में। जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रमुख कवि थे? छायावादी युग के छायावादी कवि थे। कामायनी किस कवि की रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी की ही है। कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो आंसू लहर है, झरना है, चित्रधर भी है, तो यामानी है। कौन सा उपन्यास प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? गोदान नहीं है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था इसको। तो कौन सा कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो ये सच बोलने की बोध, बाकी इन सभी इन्होंने लिखे हैं। प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी हंस पत्रिका में। प्रश्न नंबर 8, आत्मकथ्य कविता में कंथा, कंथा शब्द से क्या आशय है? तो कंथा का मतलब गुदड़ी। आत्मकथ्य कविता में था कि पथिक की पंथा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये शब्द जो आया है, ये आया है जयशंकर प्रसाद जी के लिए। आत्मकथ्य कविता कब प्रकाशित हुई थी? ये हुई थी 1932 में। नेक्स्ट है मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका संदेश दे रही हैं? तो ये संदेश दे रही हैं मानव जीवन की क्षणिकता का। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द है इसमें उज्ज्वल, बाकी सब गलत तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। अरी सरलता तेरी उड़ाऊ में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है, इसमें अलंकार है मानवीकरण। आत्मकथ्य की भाषा कौन सी है? तो इसकी भाषा है खड़ी बोली। मधुप किसका पर्यायवाची है? भौरे का है, ठीक है। कवि आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते हैं? ठीक है, क्योंकि जीवन में दुख होने के कारण। देखो यह गागर रीति का भावार्थ क्या है? गागर रीति से तात्पर्य यहाँ पर क्या होगा कि जो है जीवन में कुछ भी नहीं, उपलब्धियों से जीवन रहित है। प्रसाद जी ने किसके आग्रह करने पर आत्मकथा लिखी थी? तो मित्रों के। आत्मकथा से तात्पर्य क्या तात्पर्य है? ठीक है, अपने बारे में लिखना, यानी कि स्वयं की कथा। कवि ने प्रिया के गालों की लालिमा की तुलना किसके साथ की है? तो उषा कालीन जो है लालिमा उससे की है। स्मृति पाथेय से क्या आशय है? तो स्मृति रूपी संबल इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है आत्मकथा, आत्मकथ्य कविता में किस रस की व्यंजना हुई है? तो इसमें हुई है वियोग रस की, क्योंकि अपनी प्रेमिका से बिछुड़ रहे हैं ना, इसलिए वियोग रस आएगा। आत्मकथ्य कविता में कवि ने स्वयं की तुलना जो है वो किससे की है? तो इन्होंने की है थके पथिक से। आत्मकथ्य कविता किस युग की है? तो वही छायावादी की बात आ जाएगी। यह तो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपास। पंक्ति का आशय क्या है? तो पंक्ति का जो आशय है वो है आत्मकथाएं लिखकर स्वयं को ही व्यंग और उपास का पात्र बनाना। कवि का स्वप्न कैसा था? कवि का स्वप्न था प्रेम से परिपूर्ण। आत्मकथ्य कविता में कौन सा गुण विद्यमान है? तो इसमें है प्रसाद गुण विद्यमान है। पत्तियों का मुरझाना किस ओर संकेत करता है? इसका उत्तर होगा ग, यानी कि जो है मन में उत्पन्न दुख और आनंद के भावों के मिट जाने की ओर। आत्मकथ्य कविता की भाषा शैली कैसी है? इसकी शैली है छायावादी। नेक्स्ट पार्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित निराला। पाठ निराला जी ने पाठ लिखा है उत्साह और अटनेरी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ? इनका जन्म 1899 में है। कौन सी रचना निराला जी की नहीं है? अनामिका, गीतिका, परमल सब है, बाकी स्वर्णधूलि नहीं है। निराला रचनावली कितने खंडों में जो है प्रकाशित है? तो ये 8 खंडों में प्रकाशित है। कुकुरमुत्ता किस कवि की रचना है? निराला जी की रचना है। निराला का पारिवारिक जीवन कष्टमय क्यों था? तो इसका कारण है आत्मीयजनों की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, इस वजह से। सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग करने वाले जो है वो कवि कौन है? तो वो है निराला जी, ठीक है। नेक्स्ट है उत्साह किसको संबोधित गीत है? उत्साह कविता जो है बादल को संबोधित गीत है। अट नहीं रही कविता में किस महीने की महत्ता को दर्शाया गया है? तो फागुन मास की, ठीक है। बादल किसका प्रतीक है? तो क्रांति का प्रतीक है बादल। निदाग शब्द का क्या अर्थ है? तो निदाग शब्द का जो अर्थ है वो है गर्मी। नेक्स्ट है धाराधर का जो है पर्यायवाची क्या है? तो यह बादल, धारा को धारण करने वाला यानी कि बादल। उत्साह कविता में कौन सा रस जो है वो प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें रस प्रयुक्त हुआ है वीर रस। ललित घेर घेर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है पुनरुक्ति अलंकार। उत्साह कविता किस युग की है? तो यह है जो है छायावादी युग की है उत्साह कविता। आँख हटाता हूँ अटने रही है पंक्ति में किसकी आभा अटने रही है? तो इसकी यह है फागुन की। निराला जी का प्रिय विषय क्या है? तो इनका प्रिय विषय है बादल। वसंत का आगमन किस मास में होता है? फागुन मास में बताया गया पाठ के बारे में। ऋतुओं का राजा किसे माना गया है? तो ऋतुओं का राजा किसको माना गया है? बसंत ऋतु को। कवि ने बादलों की तुलना किसके घुंघराले वालों से की है? तो बच्चे की यानी कि शिशु की, ठीक है। पाठ शब्द का क्या अर्थ है? पाठ का अर्थ है यहाँ पर जगह जगह, ठीक है। पाठ का मतलब जगह जगह। परमहंस और विवेकानंद जी की विचारधारा से प्रभावित कवि कौन से हैं? तो यही है जिसके बारे में पढ़ रहे हैं निराला जी, ठीक है। कवि निराला जी ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी रचना लिखी थी? तो इन्होंने अपने पुत्र की याद में जो है वो सरोज स्मृति लिखी थी। कवि निराला बादलों की गर्जना में स्वर सुनते हैं तो किस प्रकार के सुनते हैं? नव चेतना और सृजनात्मकता का। अट नहीं रही है कविता में कौन सा गुण है? तो इसमें गुण है प्रसाद गुण। अट नहीं रही कविता में किस ऋतु का सौंदर्य का वर्णन किया गया है? तो वही बसंत ऋतु का, ठीक है। वन के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा हुआ है? तो ये शोभा और सौंदर्य। कवि ने बादल का मानवीकरण किस रूप में किया है? तो बच्चे के रूप में किया है। निराला जी ने इनमें से किस पत्रिका का संपादन किया है? तो इन्होंने जो है समन्वय और मतवाला दोनों पत्रिकाओं का संपादन किया है। फागुन मास के कारण लोगों के चेहरों पर क्या आता है? तो इसके कारण जो है लोगों के चेहरों पर खुशी आती है। बादल अपनी गर्जना से किसे घेर लेता है? तो बादल अपनी गर्जना से आकाश को घेर लेता है। नेक्स्ट है उड़ने को दम में तुम पर कर देते हो। इस पंक्ति में जो है कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया? तो इसमें है यमक अलंकार। नेक्स्ट पार्ट है नागार्जुन द्वारा दंतुरित मुस्कान, ठीक है। जन्म कब हुआ? 1911 में। नागार्जुन का मूल नाम जो है वो क्या था? वैद्यनाथ मिश्र इनका नाम था। नागार्जुन किस धर्म में दीक्षित हुए थे? तो बौद्ध धर्म दीक्षित हुए श्रीलंका में जाकर। कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो ये जो है मामा ये रचना नहीं है, बाकी सारी इनकी रचना है। मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा किस कवि की रचना है? वही नागार्जुन की रचना है। नागार्जुन रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई? तो ये है 7 खंडों में। नागार्जुन को किस भाषा में कविता लिखने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये मैथिली में, ठीक है। नागार्जुन मैथिली भाषा में किस नाम से लिखते थे? तो ये लिखते थे यात्री नाम से। यात्री नाम से फेमस थे क्योंकि पूरे भारत की यात्रा की थी। आधुनिक भारत कबीर भी थे, किसको कहा जाता है? नागार्जुन को ही कहा जाता है।
यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने किसकी मुस्कान का मनोहारी वर्णन किया है? तो बच्चे की, छोटे बच्चे की। मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। काव्य पंक्ति में जलजात शब्द किसके लिए आया है? तो कमल के फूलों के लिए, या फिर इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो इसका उत्तर होगा पुत्र के दांतों के लिए। ठीक है। छविमान शब्द से क्या तात्पर्य है? तो छविमान शब्द का तात्पर्य है सुंदर। पाए नहीं पहचान में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है अनुप्रास अलंकार। तुम्हारी दंतुरित मुस्कान कविता में किस बोली का प्रयोग हुआ है? तो इसमें है खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। दूध, दही, शहद और जल और मिश्री से बना हुआ क्या कहलाता है? मधुपर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? मधुपर्क। कवि ने बांस और बबूल किसे कहा है? तो स्वयं को कहा था। ठीक है। ये दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने किसकी मुस्कान का मनोहारी वर्णन किया है? तो छोटे बच्चे की। मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। काव्य पंक्ति में जलजात शब्द किसके लिए आया है? तो आया है पुत्र के दांतों के लिए। कवि छविमान शब्द का तात्पर्य सुंदर। पाए नहीं पहचान में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है अनुप्रास अलंकार। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान कविता में किस बोली का प्रयोग हुआ है? खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। दूध, दही, शहद और जल और मिश्री से बना हुआ क्या कहलाता है? मधुपर्क। कवि ने बांस और बबूल किसके लिए कहा है? तो स्वयं को कहा है। नागार्जुन किस प्रवृत्ति के थे? तो ये थे अपने घुमक्कड़ प्रवृत्ति, घूमते रहते थे ना, भारत में, श्रीलंका में, सब जगह गए। दंतुरित मुस्कान कविता में किसने किसका परिचय कराया? तो माता ने पुत्र का परिचय करवाया है। फसल क्या है? तो फसल उपयोग सभी आ जाएगा इसमें। हाथों के पानी का, सूरज की, नदियों का, सबका जादू है। फसल कविता के माध्यम से कवि किनको संदेश देना चाहता है? तो किनको? किसानों को। कौन सी रचना नागार्जुन की है? तो सतरंगे पंखों वाली। कवि नागार्जुन की मातृभाषा कौन सी? तो मैथिली मातृभाषा इनकी। फसल में किसके तिरकन का समावेश है? तो हवा की तिरकन का। ठीक है। बच्चे का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण भी क्या बन जाते हैं? जल बन जाते हैं भाई। फसल कविता हमें किस संस्कृति के निकट ले जाती है? तो खेती की संस्कृति, कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। यह दंतुरित मुस्कान कविता में किस रस की अनुभूति है? तो इसमें जो है अपने वात्सल्य रस की अनुभूति है। ठीक है। क्योंकि माता पिता का पुत्र का प्रेम चल रहा है इसमें। तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान पंक्ति में कौन सा जो है अलंकार है? तो इसमें अलंकार है अतिशोक्ति अलंकार। फसल उत्पत्ति में किसकी गरिमा व्यक्त की गई? सभी की। ठीक है। कवि को एकटक कौन निहार रहा है? तो कौन निहार रहा है? बच्चा। ठीक है ना। फसलें किसके अमृत भरे प्रभाव से सिंचकर पुष्ट हुई है? तो किसके अमृत भरे प्रभाव से? तो यानी कि नदियों के पानी के जादू से। संगतकार वाला पाठ है। तार सप्तक का क्या अर्थ है? तो सरगम को ऊंचे स्वर में गाना। मंगलेश डबराल किस रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं? तो ये जो है पत्रकार के रूप में। मुख्य गायक के साथ स्वर कौन साधता है? तो इसमें से कोई भी हो सकता है, छोटा भाई, उसका शिष्य, दूर से अगर आए रिश्तेदार। संगतकार ने मुख्य गायक के किस रूप को याद दिलाया है? तो इसमें आएगा बचपन में जब वह क्या था? नौसिखिया, जब गाना सीख रहा था। प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है मानवीकरण अलंकार। मुख्य गायक को क्या समझाने के लिए संगतकार उसका साथ देता है? तो यानी कि उपयोग सभी, सब पढ़ लेना। आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। तो इसका उत्तर होगा रूपक अलंकार। सरगम को लांघने से कवि का क्या अभिप्राय है? तो यानी कि मूल स्वर को भूलकर अंतरे की जटिल तनों में खो जाना। मुख्य गायक को ढांढस कौन बनाता था? वो संगतकारी बनाता है। संगतकार के स्वर में हिचक क्यों सुनाई देती है? तो इसलिए क्योंकि वह ऊंचे स्वर में गा नहीं सकता। संगतकार द्वारा जानबूझकर स्वयं को ऊंचा न उठाए जाने को क्या समझना चाहिए? उसकी इंसानियत समझनी चाहिए। मंगलेश डबराल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था सन 1948 में टिहरी गढ़वाल के काफल पानी गाँव में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल जी की नहीं है? तो इसके अकॉर्डिंग जो लालटेन है, हम जो देखते हैं घर का रास्ता, भी ये नहीं है, रात निर्माण नहीं है। मुख्य गायक के गायन की क्या विशेषता होती है? तो मुख्य गायक की गायन की विशेषता होती है कि उसका स्वर आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है। नौ सीखिया शब्द का क्या आशय है? जब जिसने अभी सीखना प्रारंभ किया उसको बोलते हैं नौ सीखिया। अंतरा का मतलब क्या है? गीत का चरण। मुख्य गायक क्या कार्य करता है? तो इसका उत्तर होगा मुख्य गायक स्वर के साथ गायक के साथ स्वर मिलाकर उसके स्वर को बल प्रदान करता है। जटिल तानों में जंगल में पंक्ति में निहित अलंकार कौन सा है? तो इसमें अलंकार है घ, यानी कि रूपक अलंकार। मुख्य गायक भटकता हुआ कहाँ पर चला जाता है? तो अनहद में। ठीक है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार। कमजोर कांपती में निहित अलंकार कौन सा है? कमजोर कांपती। ठीक है। अनुप्रास अलंकार ही आना चाहिए इसमें, क्योंकि जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। मंगलेश डबराल की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? तो इनकी शिक्षा दीक्षा हुई देहरादून में। ठीक है। नेक्स्ट, संगतकार शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? संगतकार शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? तो अभी पढ़ रहे हैं अपन मंगलेश डबराल। स्थाई किसे कहते हैं? स्थाई। ठीक है। तो इसका उत्तर होगा गीत की मुख्य टेक को स्थाई कहते हैं। अनहद का कविता के संदर्भ में क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है असीम मस्ती। ठीक है। मनुष्यता शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है भलाई की भावना। नौसिखिया शब्द का तत्सम रूप लिखिए। तो इसका उत्तर होगा नवशिक्षु, यानी कि अभी भी सीख रहा है। कौन अपना स्वर मुख्य गायक से ऊंचा नहीं उठाता? कौन? संगतकारी आएगा। ढांढस बांधना का पर्यायवाची क्या है? तसल्ली देना। ठीक है। शांत रहना, सारे दोनों आ जाएंगे। ठीक है। इस अंश में प्रयुक्त छंद कौन सा है? इस अंश में प्रयुक्त छंद कौन सा है? इस पाठ में। तो इसमें आएगा तुक विहीन। संगीत में कितने स्वर होते हैं? संगीत में कितने स्वर होते हैं? 7 स्वर होते हैं, सारे गामा पाधा निसा। ठीक है। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा कौन सी? किस टेक्निक में जो है पाठ लिखा गया है? तो ये पाठ लिखा गया है कहानी पाठ में। ठीक है। लेखक स्वयं प्रकाश का जन्म जो है वो कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1946 में। ठीक है। नेक्स्ट है, स्वयं प्रकाश के अब तक कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? तो इनके 13 कहानी संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। कौन सा कहानी संग्रह स्वयं प्रकाश का नहीं है? तो इसमें आएगा तर्क का तूफान, इनका नहीं है, बाकी सब है इनके। ईंधन किसका चर्चित उपन्यास है? तो किसका है? वही स्वयं प्रकाश जी का। नेताजी का चश्मा कहानी किसके माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है? तो इसका उत्तर होगा कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से। इसका उत्तर होगा ग।
शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी? तो किसकी लगी थी भाई? सुभाष चंद्र बोस की। हवलदार साहब कितने दिनों बाद उस छोटे से कस्बे से वापस से गुजरे थे? तो 15 दिन बाद। नेताजी की मूर्ति बनाने का काम किसे सौंपा गया था? ठीक है, हाई स्कूल के शिक्षक को, है ना, बिल्कुल हाई स्कूल के शिक्षक को। मूर्ति पर चश्मा बदलने का काम कौन करता था? वही कैप्टन। द्रवित होना शब्द से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है अभिभूत होना। जिसको दबाना मुश्किल हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो इसके लिए शब्द आएगा दुर्दमनीय। विशेष महत्व रखने वाला स्थान को क्या कहा जाता है? हृदय स्थली। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? इससे लंगड़ा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये शब्द जो है लंगड़ा शब्द कैप्टन के लिए काम में आया है। किसने कहा था? पान वाले ने। हवलदार साहब चौराहे पर रुककर किसे निहारते थे? तो वो नेताजी की मूर्ति को निहारते थे भाई वो, ठीक है। हवलदार के मानस पटल पर कैप्टन की छवि कैसी थी? तो यानी कि फौज के कैप्टन जैसी। चश्मे वाले को पान वाला क्या समझता था? चश्मे वाले को पान वाला पागल समझता था, इसलिए तो बोला था वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल, ठीक है। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था? बच्चों ने, ठीक है ना, बच्चे ने लगा दिया था। मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? तो मूर्ति की जो ऊंचाई थी वो थी 2 फुट। मूर्ति में क्या कमी थी? चश्मा नहीं था, यानी कि चश्मा नहीं था, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। स्वयं प्रकाश किस पत्रिका का संपादन किया करते थे? तो ये करते थे वसुधा पत्रिका का। संधान किसका कहानी संग्रह है? संधान, तो ये है वही स्वयं प्रकाश। कस्बे में क्या नहीं था? तो कस्बे में क्या नहीं था भाई? नगर पालिका, लड़कियों का स्कूल, सिनेमा घर, कॉलेज। तो कस्बे में कॉलेज नहीं था, बाकी तीनों चीज़ें थी, ठीक है। हवलदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे? तो पान खाने के लिए रुकते थे, पान खाने के लिए। नेताजी की मूर्ति किसने बनवाई थी? मास्टर मोतीलाल ने, ठीक है। नेक्स्ट है बस्ट। बस्ट किसे कहते हैं? तो बस्ट जो है वो इसका अर्थ है सिर से लेकर सीने तक की मूर्ति को बस्ट कहते हैं। कौतुक शब्द का सही अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ उत्सुकता। बड़े कांचों वाले चश्मे को क्या कहते हैं? तो बड़े कांचों वाले चश्मे को कहते हैं गोगो चश्मा, ठीक है। हवलदार साहब के मन में कैप्टन के प्रति क्यों सम्मान था? तो उसकी देशभक्ति के कारण। अगला पार्ट है रामवृक्ष बेनीपुरी। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1899 में। नेक्स्ट है रामवृक्ष बेनीपुरी राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन कब जुड़े थे? तो ये जुड़े थे 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है? वही बेनीपुरी, ठीक है। बाल गोविंद भगत पाठ गद्य साहित्य की कौन सी विधा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है रेखा चित्र, एक तरीके का क्या है? रेखा चित्र। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं कितने वर्ष की उम्र में प्रकाशित होने लगी थी? तो इनकी जो रचनाएं हैं ये 15 साल की उम्र में। निम्न में से किस समाचार पत्र में रामवृक्ष बेनीपुरी ने संपादन का कार्य नहीं किया है? तो इन्होंने जो है इसमें नहीं किया है, बाकी सब में किया है, ठीक है। तरुण भारत पत्र में संपादन कार्य किसने किया? तो इन्होंने किया, बेनीपुरी जी ने। रामवृक्ष बेनीपुरी का साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ था? बेनीपुरी रचनावली नाम से, ठीक है। अम्बपाली नाटक के लेखक कौन है? तो वही बेनीपुरी। माटी की मूर्तियां रेखा चित्र के लेखक कौन है? वही बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? तो खेती करते थे भाई। बाल गोविंद भगत के बेटे को मुखाग्नि किसने दी? उसकी पतोह ने। डिमक डिमक में क्रिया विशेषण कौन सा है? तो इसमें क्रिया विशेषण है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बाल गोविंद भगत की समानता किससे की गई है? तो इसका उत्तर होगा कबीरदास जी से, ठीक है। बाल गोविंद भगत क्योंकि कबीरपंथी मठ में ले जाते थे ये अपने अनाज को। बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार कहाँ ले जाते? वही कबीरपंथी मठ में। बेनीपुरी रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई? तो ये 8 खंडों में प्रकाशित हुई। कलम का जादूगर किसे कहा गया? रामवृक्ष बेनीपुरी को। खामखा क्या क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है बेकार में। पूर्वाई शब्द किसके लिए आया? हवा के लिए, ठीक है। तेज बारिश का समय है। तेज बारिश का समय कब है? सावन भादो। अर्धरतिया शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो इसका तत्सम रूप होगा अर्धरात्रि। बाल गोविंद भगत कौन सा वाद्य यंत्र खंजरी बजाते थे? बाल गोविंद भगत के बेटे को मुखाग्नि हुई पतोह ने दी थी। लखनवी अंदाज कहानी के लेखक कौन है? यशपाल, प्रोफेसर यशपाल। यशपाल का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1912 में। यशपाल को जेल क्यों हुई थी? वही आंदोलन में भाग लिया होगा इन्होंने, ठीक है, क्रांतिकारी धारा से जुड़ने के कारण। निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह यशपाल का नहीं है? तो इसमें जो उत्तर आएगा ये आएगा चिता के फूल। बाकी तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता, ज्ञानदान सभी इन्होंने लिखे हैं। कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा रचित नहीं है? तो ये गोदान मुंशी प्रेमचंद का है। मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास किसका लेखक है? वही जिसका पाठ हम पढ़ रहे हैं, यशपाल जी का। लखनवी अंदाज कहानी किस पर कटाक्ष करती है? नवाबी शान शौकत यानी कि बनावटी जीवन शैली पर, ठीक है। लेखक ने किस क्लास की टिकट खरीदकर रेल यात्रा की? सेकंड क्लास की। खीरा लजीज होता है लेकिन मेरे पर वोट डाल देता है। नवाब की बात सुनकर लेखक को क्या लिखने का विचार आया? तो लेखक को जो है नई कहानी लिखने का विचार आया। नेक्स्ट है थक कर लेट गए वाक्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये वाक्य है नवाब साहब के लिए। लेखक और नवाब साहब एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार था? तो बेगानेपन का, यानी कि एक दूसरे को अनजान की तरह देख रहे थे। लेखक ने खीरा खाने से क्यों मना कर दिया था? तो क्योंकि नवाब औपचारिकता निभा रहे थे। यशपाल का कॉलेज में परिचय किसके साथ हुआ था? तो इनका परिचय हुआ था भगत सिंह और सुखदेव के साथ। लथेड़े से क्या तात्पर्य है? लथेड़ा का मतलब होता है लपेटना। चक्षु का पर्यायवाची क्या होता है? आंख होता है चक्षु का पर्यायवाची। सफेद पोष सज्जन ने तौलिए पर क्या रखा था? खीरा। आंखें चुराना मुहावरे का क्या अर्थ है? ठीक है, तो मुहावरे भी विशेष रूप से ध्यान रखने भाई आपको। नजर नहीं मिलाना। लेखक के अनुसार ये नई कहानी के लेखक किस प्रकार के हैं? तो बिना विचारे भाव या घटना और पात्रों के कार्य लिखते हैं। लखनवी अंदाज की विधा किस प्रकार की है? तो यह है व्यंग्यात्मक शैली में इसको लिखा गया है। ठीक है, कहानी के लिए आवश्यक तत्व क्या होते हैं? तो सभी होते हैं विचार, घटना, पात्र, सारे उपरोक्त सभी इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है मनु भंडारी का। ठीक है, तो मनु भंडारी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1931 में। एक कहानी यह भी आत्मकथा किसकी है?
तो ये जो है ये मनु भंडारी की। निम्न में से कौन सी रचना मनु भंडारी की नहीं है? तो जूता सच नहीं है। बाकी त्रिशंकु में हार गई एक प्लेट से लाभ, ठीक है। महाभोज आपका बंटी, इस प्रकार की रचना इन्होंने लिखी है। वनपुरा में मंदसौर में जिनका जन्म हुआ। महाभोज उपन्यास किसका है? वही है मनु भंडारी का। एक कहानी है भी वही मनु भंडारी, ठीक है। तो गद्य साहित्य की किस विधा में लिखा गया ऐसा पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। लेखिका की साहित्यिक क्षेत्र में रुचि किसके प्रभाव से देखी है? प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने उनको लिखने के लिए प्रेरित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखिका के पिता ने रसोई को क्या कहकर संबोधित किया था? भटियार खाना। लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ कौन कौन से खेल खेले? गुल्ली डंडा खेले, पतंग उड़ाने का काम भी किया है। आग बबूला होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो देखो इसका अर्थ है बहुत क्रोधित होना। लेखिका को कैसा जीवन पसंद नहीं था? तो लेखिका को महानगरीय फ्लैट्स में रहना ऐसा जीवन पसंद नहीं था। नेक्स्ट है, लेखिका बचपन में कैसी दिखती थी? तो काली काली थी ना वो तो मरियल सी, दुबली और काली थी। थर्ड ईयर फिर से खुलने की खुशी लेखिका के मन में दबकर क्यों रह गई? क्योंकि अगस्त 1947 में देश आज़ाद हो गया था। लेखिका के पिता शक की किस कारण से थे? ठीक है, अपनों के विश्वासघात के कारण, ठीक है, अपनों ने धोखा दिया था इस वजह से ऐसा हो गए थे वो। थू थू करना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो देखो जितने भी पाठ में मुहावरे आ रहे हैं वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अत्यधिक घृणा दिखाते हुए धिक्कारना। मन की भावनाओं में चलने वाला विरोध क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर होगा अंतर्विरोध। लेखिका को साहित्य की दुनिया में प्रवेश किसने दिलवाया? प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने। दमखम शब्द से क्या तात्पर्य है? तो इसका अर्थ है जोश। टूटे फूटे खंडर क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं भग्नावशेष, ठीक है। नेक्स्ट है, मनु भंडारी का अध्ययन किस शहर में हुआ? तो इनका जो अध्ययन है वो हुआ उदयपुर में। नेक्स्ट है, सॉरी उदयपुर में नहीं, अजमेर में हुआ था, ठीक है। मनु भंडारी की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 15 नवंबर सन 2021 को। दा साहब, यह पात्र मनु भंडारी की किस रचना का है? तो यह है महाभोज का। पिता के सामने मनु भंडारी के भाषण की प्रशंसा किसने की? तो डॉक्टर अंबालाल ने। प्रोफेसर शीला किस विषय की प्राध्यापिका थी? तो ये थी हिंदी की। अगला पार्ट यतेंद्र मिश्र द्वारा रचित वो बिस्मिल्लाह खान वाला, ठीक है। यतेंद्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1977 में। अर्धवार्षिक पत्रिका सहित का संपादन आजकल कौन कर रहा है? इसका कर रहा है यतेंद्र मिश्र। निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह यतेंद्र मिश्र का नहीं है? तो इसका उत्तर होगा धूप के धान नहीं, बाकी ये सब इन्होंने लिखी है, ठीक है। लेखक ने गिरजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इन्होंने लिखी है गिरजा। रीतिकाल के अंतिम कवि द्विजदेव की ग्रंथावली का संपादन किसने किया? तो ये किया यतेंद्र मिश्र ने। रूपक कलाओं पर केंद्रित धाती का संपादन किसने किया? वो यतेंद्र मिश्र ने। नौबत खाने में मदद के लेखक कौन है? यतेंद्र मिश्र हैं। नौबत खाने में मदद हिंदी गद्य साहित्य की विधा है, मतलब किस टेक्निक में जो है पाठ लिखा गया है? तो लिखा गया है व्यक्ति चित्र किया गया है, ठीक है। क्योंकि एक व्यक्ति के बारे में लिखा बिस्मिल्लाह खान के बारे में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम क्या था? अमीरुद्दीन था। अमीरुद्दीन को कितने वर्ष की आयु में बालाजी के मंदिर के नौबत खाने में रियाज के लिए जाना पड़ता था? तो इसका उत्तर होगा 14 साल की उम्र में। अमीरुद्दीन किस वादन में निपुण थे? तो ये क्या बजाते थे? तो ये बजाते थे शहनाई बजाते थे। क्या बजाते थे? शहनाई। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कौन से हैं? वही बिस्मिल्लाह खां हैं। अमीरुद्दीन किस मंदिर में होने वाले हनुमान जयंती पर शहनाई वादन अवश्य करते थे? तो वही कौन सा मंदिर था? काशी के संकट मोचन मंदिर में। डुमराव किस नदी के किनारे पाई जाती है? तो सोन नदी के किनारे। मुंह से फूंक कर बजाया जाने वाला वाद्य क्या कहला? सुशीर वाद्य, फूंक लगाकर बजाने वाले। बिस्मिल्लाह खां किस संस्कृति के प्रतीक थे? हिंदू मुस्लिम। अहमदुल्लाह से क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब होता है भगवान की प्रशंसा। शास्त्रों में काशी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो काशी को बोलते हैं देवलोक, ठीक है। तो सॉरी आनंद कानन, क्या कहते हैं? आनंद कानन। बिस्मिल्लाह खां को संगीत की आरंभिक प्रेरणा किन से मिली थी? तो इनको मिली थी रसूलन बाई और बतुलन बाई से। सजदा का पर्यायवाची क्या है? इसका पर्यायवाची है सुजुद, ठीक है, सजदा का। नेक्स्ट है ड्योढ़ी किसे कहते हैं? ड्योढ़ी, तो ड्योढ़ी का मतलब होता है दहलीज को। बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था? तो इसका पिता का नाम था अली बख्श और माँ का नाम क्या था? बिट्टन, ठीक है। सॉरी अली बख्श तो मामा का नाम था, पैगंबर बख्श इनके पिताजी का नाम था और माँ का नाम मिट्टन था, ठीक है। शहनाई वादन में बिस्मिल्लाह खां के उस्ताद कौन थे? तो बिस्मिल्लाह खां के उस्ताद अली बख्श थे, ठीक है। नरकट घास कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सोन नदी के किनारे। सोम नहीं आएगा, सोन आएगा। ढोलक किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये है अवनद्ध वाद्य यंत्र, डी। नेक्स्ट प्रश्न है, काशी में हनुमान जयंती पर संगीत आयोजन की सभा कितने दिन तक चलती थी? तो ये चलती थी 5 दिन तक। हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो मनाते हैं मुहर्रम। नेक्स्ट पार्ट है संस्कृति वाला। संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो इन पाठ के लेखक जो हैं वो ये कोसलैन जी हैं, ठीक है ना, बत्त आनंद कोसलैन। शीतोष्ण से बचने के लिए मानव ने किसकी खोज की थी? तो आग की खोज की थी, ठीक है। सुई धागे की, कंबल की, कपास की, मशीन की। शीतोष्ण नहीं, सर्दी से बचने के लिए तो कंबल की थी, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की जो खोज, इसमें कंबल भी नहीं आएगा वैसे आएगा, इसमें सुई धागे की खोज की थी, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज किसने की? न्यूटन ने की थी। नेक्स्ट है संस्कृत व्यक्ति के कार्यों के पीछे कौन सी भावना रहती है? जन कल्याण की भावना रहती है, ठीक है। पेट की आग बुझाने के लिए मानव ने किसका आविष्कार किया? आग का। मोती भरा थाल किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है तारों से चमकते आकाश को। लेखक ने असभ्यता की जननी किसे कहा है? तो असभ्यता की जननी कहा है संस्कृति को। किस महापुरुष का सारा जीवन मजदूरों के हक के लिए बीत गया था? तो पाठ में नाम आया था किसका? कार्ल मार्क्स का, ठीक है ना। और प्रश्न नंबर 9, पेट भरा और तन ढका होने पर भी कौन सो नहीं पाता है? तो कौन? संस्कृत व्यक्ति। संस्कृति पाठ में न्यूटन को क्या कहा गया है? संस्कृत मानव कहा गया है। संस्कृति पाठ के अनुसार सर्वप्रथम किसका आविष्कार हुआ है?
तो इसके अनुसार सर्वप्रथम आग का आविष्कार हुआ। बसंत आनंद कौशल्यान का जन्म कब और कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है अम्बाला के सुहाना गांव में सन 1905 में। मनीषियों से मिलने वाला ज्ञान किसका परिचायक है? तो ये है उपयुक्त सभी, यानी कि उन्नति का, कल्याण का, देश के विकास का। संस्कृत व्यक्ति से लेखक का क्या तात्पर्य है? तो संस्कृत व्यक्ति किसे कहेंगे? तो इसमें आएगा ख, नई चीज़ की खोज करने वाला व्यक्ति संस्कृत मानव कहलाता है। प्रश्न नंबर 15, आग के आविष्कार के पीछे क्या प्रेरणा रही है? क्यों आग का आविष्कार हुआ है? तो उपयुक्त सभी, दूर सर्दी से दूर रखने के लिए, अंधेरा दूर भगाने के लिए, पेट की आग को शांत करने के लिए। लेखक ने सभ्यता को किसका परिणाम बताया है? तो इसका उत्तर होगा संस्कृति का। कौन डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं को न खाकर दूसरों को खिला दिया करता था? तो इसको उत्तर आएगा लेनिन। अपने पूर्वजों की खोज की गई वस्तु को अनायास प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जा सकता है? तो इसको कह सकते हैं अपन सभ्य। संस्कृति का संबंध मानव के किस जीवन से होता है? तो कौन सा जीवन? आंतरिक जीवन से।